हेलो वीवर्स, तो जैसा कि हमारी बात चल रही है अबाउट सेरेब्रल पाल्सी, तो इंट्रोडक्टरी और कोजेस सब आपका हो चुका है फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी मैं बात करने जाऊंगी अबाउट क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले मैं बात करूंगी डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज़ की, डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ की, जो कि जनरली चारों ही जो कैटेगरी हैं उनके अंदर मिलती हैं, ठीक है, कॉमनली पाई जाती हैं। भाई डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या हो जाएंगी? पेशेंट को विजन प्रॉब्लम होगी, पेशेंट को हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होगी पेशेंट की वो रिड्यूस होगी। इसके अलावा कोग्निटिव और बिहेवियरल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं पेशेंट की वो भी, कोग्निटिव मतलब जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो भी मतलब आम जो पेशेंट होता है उसके कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। और उसका जो बिहेवियर होगा वो भी थोड़ा एबनॉर्मल होगा, देखने सुनने की ये जो कैपेसिटी होती है ये एक नॉर्मल चाइल्ड से कम होगी, ठीक है। तो ये तो थी अबाउट डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़। अब हम बात करेंगे मोटर न्यूरॉन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मोटर न्यूरॉन के बेस के ऊपर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 4 कैटेगराइज की गई हैं, जिसके अंदर से सबसे पहले मैं बात करूँगी अभी स्पास्टिक हेमिप्लीजिया। तो देखो, स्पास्टिक हेमिप्लीजिया वर्ड से ही हम मीनिंग निकाल सकते हैं कि स्पास्टिक मतलब स्पास्टिसिटी से लिया गया होगा, और हेमी मीन्स हाफ एंड प्लेजिया मीन्स पैरालिसिस। तो इसका मीनिंग हम निकाल सकते हैं कि मान लो अगर हाफ बॉडी के अंदर आपको पैरालिटिक चेंजेस दिख सकते हैं या स्पास्टिसिटी दिखेगी, तो वो किस कैटेगरीज के अंदर आएगा? वो आएगा स्पास्टिक हेमिप्लीजिया के अंदर, ठीक है। ये जनरली 25% ऑफ केसेज में पाया जाता है। इसके अंदर मेन फीचर्स क्या होंगे? देखो, सबसे मेन जो फीचर्स होगा इस स्पास्टिक हेमिप्लीजिया के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को जनरली अपर लिम्स जो होती है, आर्म्स जो होती हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर लिम्स। ऐसा नहीं है कि लोअर लिम्स बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मोस्टली आर्म्स के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। आर्म्स के अंदर भी एक आर्म्स के अंदर ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे मैंने डिनोट किया है कि ये हाफ रीजन में जनरली पाया जाता है। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? एक आर्म्स जो कि अफेक्टेड आर्म्स होगी उसकी जो ग्रोथ होगी वो रिटार्डेड होगी। रिटार्डेड मीन्स जो नॉर्मल आपका पोर्शन है उसके कंपैरिजन में उस अफेक्टेड पार्ट की आपकी ग्रोथ जो है वो कम मिलेगी, ठीक है। मेनली थंबनेल शो बताया हुआ है कि उसकी जो ग्रोथ होती है वो कम होती है। इसके अलावा क्या होगा? इसके अंदर जो पेशेंट है वो हैंड मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगा इजीली। हैंड मैनिपुलेशन आपसे आप क्या समझेंगे? मान लो देखो, जनरली 1 साल का बच्चा होता है वो अपने हाथ से छोटे मोटे जो भी खिलौने हैं वो इजीली उठा सकता है, लेकिन जो स्पास्टिक हेमिप्लीजिया का जो पेशेंट होगा उसको ये सब मतलब एक हाथ से वो अपनी कोई भी चीज़ उठा नहीं पाएगी, फटाक से उससे गिर जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम हैंड मैनिपुलेशन में डिफ़िकल्टी इन हैंड मैनिपुलेशन बाय एन एज ऑफ 1 ईयर। इसके अलावा जो गेट, अगर जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है तो उसका जो गेट होता है उसको देख के भी आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट इज अंडर स्पास्टिक हेमिप्लीजिया। गेट का नाम दिया गया है सर्कमडक्टिव गेट। सर्कमडक्टिव गेट के अंदर क्या होता है कि जो पार्ट आपका अफेक्टेड है उस पार्ट के अंदर क्या होगा, जो पेशेंट एक पैर को नॉर्मली लेकर, जैसे हम नॉर्मली चलते हैं, ठीक है, ऐसे नॉर्मली वॉकआउट ना करके जो अफेक्टेड लेग होगा वो आपका क्या होगा, ऐसे घूम कर पैर रखेगा। मान लो ऐसे मैं चल रही हूँ तो ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है, मैं ये चीज़ चल रही हूँ तो ये मेरा नॉर्मल गेट है। लेकिन अगर मान लो मेरी ये साइड अफेक्टेड है, ठीक है, ये मेरी लेग अफेक्टेड है, तो मेरा ये जो मान लो ये मेरा नॉर्मल हुआ, ठीक है, स्टेप उठा और रख दिया मैंने, लेकिन ये जो है ये ऐसे सेमी सर्कुलर वे में आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं? ये नॉर्मल, ये सेमी सर्कुलर, मतलब ऐसे घूम कर पैर रखेगा बच्चा, ठीक है, हाफ जो सर्कुलर उसको कवर करके उसके बाद पैर रखेगा, तो उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर, नहीं सॉरी, सर्कमडक्टिव गेट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद जब आप एग्जामिनेशन करेंगे ऐसे बेबी को, तो जो अफेक्टेड साइड है तो उसके अंदर आपको बेबिन्स के साइन प्लस में एंकल क्रोनस साइन आपको पॉजिटिव मिलेगा। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो आपको बढ़े हुए मिलेंगे। बेबिन्स के साइन आपको पता है कि जब भी हम एग्जामिन करते हैं प्लांटर को, तो जो प्लांटर जो है वो उसका जो मूवमेंट होता है वो डोर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट होता है, मतलब अपवर्ड की तरफ मूवमेंट होगा। तो मतलब बेबिन्स के साइन पॉजिटिव माना जाता है। वही एंकल क्लोनस साइन क्या होता है? मान लो हमारा पैर है, पैर को हम नीचे जो पोप्लिटल फोसा है वहाँ पे पैल्पेट करने के लिए एक हाथ रखेंगे, और जो फुट पोर्शन है उसको हम डोर्सिफ्लेक्स करेंगे। तो जैसे फुट पोर्शन को हम डोर्सिफ्लेक्स करेंगे और यहाँ पे हम बीट चेक करते हैं, तो जनरली अगर ये बीट 5 या इससे कम होती है तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये बीट जो होता है 5 या 5 से ज़्यादा होती हैं तो उसको हम एबनॉर्मल समझा जाता है।
ठीक है। तो इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि स्पास्टिक है तो मसल्स के अंदर स्पास्टिसिटी ओबियस सी बात है बढ़ी जाएगी, ठीक है। मसल्स की जो टोन है वो आपकी बढ़ी हुई मिलेगी। इसके अलावा एक बात ये बताई हुई है कि मान लो कि आपकी जो साइड आपकी अफेक्टेड है, मान लो आपका ये आर्म अफेक्टेड है, तो ऐसा बताया गया है कि अगर ये आर्म अफेक्टेड है इट मीन्स ये समझा जाता है कि इससे रेसिप्रोकल जो पैराइटल लोब है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई डिफॉर्मिटी है, जिसकी वजह से आपकी ये साइड अफेक्टेड है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर ऐसा फंक्शन होता है कि जो रेसिप्रोकल जो पैराइटल लोब होती है वो हमारी मूवमेंट को और आर्म्स के फंक्शन को रेगुलेट करती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि मसल्स जो है उनके अंदर स्पास्टिसिटी बढ़ जाएगी, उनकी टोन्स जो है वो बढ़ जाएगी। तो मसल्स में भी अगर मेनली मसल्स में बात करूँ तो गैस्ट्रोसिनेमस मसल्स जो होती हैं वो जनरली हमारी काफ मसल्स के अंदर जनरली होती हैं, पोप्लिटल रीजन से नीचे की तरफ जाती हुई नीचे सोलियस मसल्स के अंदर जो मिल जाती हैं। तो मीडियल और लेटरल दोनों ही गैस्ट्रोसिनेमस मसल्स के अंदर जो उनकी जो टोन है वो बढ़ जाएगी और पेशेंट जो है वो जनरली टिप टो के ऊपर वॉकिंग करता है, ठीक है। जब दौड़ता है तो रन करता है तो टिप टो के ऊपर ही दौड़ता है। इसके अलावा मान लो अगर पेशेंट जो हेमीप्लीजिया का जो पेशेंट है उसके अंदर अगर आप पैरों को एग्जामिन करेंगे तो ऐसे पेशेंट के अंदर हो सकता है आपको इक्विनोवेरस की कंडीशन मिले। इक्विनोवेरस क्या होता है? जो पेशेंट के जो फुट होते हैं वो इनवर्ड उसकी मूवमेंट हो जाती है, जो ये वाला पोर्शन होता है उनका, ठीक है। तो अगर इनकी इनवर्ड मूवमेंट होती है तो उसको इक्विनोवेरस VARUS वर्ड दिया जाता है। वहीं अगर ये मूवमेंट आउटवर्ड होती है तो उसको बोला जाता है वेल्गस, इक्विनोवेल्गस। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ साइन सिम्टम होते हैं जो आप इजीली देखकर बता सकते हैं कि पेशेंट जो है वो किसके हैं, अंडर CP है। CP में भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि हेमीप्लीजिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा बताया गया है कि जनरली जो पेशेंट होते हैं स्पास्टिक हेमीप्लीजिया के उनमें से 25% केसेस को सीजर्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की मैं बात करूँगी तो इन्वेस्टिगेशन सभी के अंदर, ठीक है, इसके नहीं ओल्ड CPs पेशेंट के अंदर जो मेनली इंफॉर्मेटिव इन्वेस्टिगेशन होती है वो देखो सबसे पहला तो आपको हिस्ट्री टेकिंग हो गई और फिजिकल एग्जामिनेशन होगी। इसके बाद अगर आप इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ MRI की तरफ फोकस करना चाहिए। CT है लेकिन CT के अंदर जनरली कैल्सिफिकेशन का तक ही हम पता लगा सकते हैं, लेकिन MRI जो है उसी के अंदर आपकी मेन जो पैथोलॉजी है जो न्यूरोलॉजी है वो आपकी दिखती है। तो अगर मैं बात करूँ जैसे मैंने बताया कि CP के अंदर ऑल ओवर पैथोलॉजी डेवलप होंगी हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि स्पास्टिक हेमीप्लीजिया के अंदर आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम मिल सकती है। तो हेमीप्लीजिया का अगर पेशेंट होगा तो उसके जब MRI रिपोर्ट आप देखने चाहेंगे तो उसके अंदर आपको हो सकता है मिले कि पेशेंट को फोकल सेरिब्रल इस्चीमिया हो गया है या फोकल सेरिब्रल इन्फाक्शन होगा, ठीक है। मतलब सेरिब्रम रीजन के पर्टिकुलर सेरिब्रम में किसी पर्टिकुलर रीजन पे आपको ब्रेन के कुछ सेल्स डेड हो गए हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल रीजन्स में भी आपको ये प्रॉब्लम हो, तो मालफॉर्मेशन हो, प्रॉब्लम हो। तो ये जो दो रीज़न है मेनली, इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम मिलती है तो पेशेंट जो है वो अंडरगो हेमीप्लीजिया। और इसके अलावा एक आपको कार्डियोलिपिन्स एंटीबॉडीज़ होती हैं, अगर वो भी प्रेजेंट होती हैं तो वो भी आपका इंडिकेट करती हैं कि पेशेंट हेमीप्लीजिया। कार्डियोलिपिन जो एंटीबॉडीज़ होती क्या है, ये जनरली फैटी टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी जो है वो इनको प्रोड्यूस करती है एज इन इम्यूनिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो इनको प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर IgG, IgA, IgM प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, सेम इसी तरीके से कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ भी डेवलप होती है, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो हेमीप्लीजिया के जो पेशेंट होंगे उनके अंदर आपको कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस भी मिल सकती है। तो ये तो था अबाउट स्पास्टिक हेमीप्लीजिया। तो नेक्स्ट वीडियो के मैं अंदर बात करूँगी स्पास्टिक डायप्लेजिया।